अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, पंजाब असेंबली अब टूटने के करीब है। परसों रात को असेंबली तोड़ने की समरी वजीर आला परवेज इलाही ने गवर्नर पंजाब को भिजवा दी थी। ज्यादा इम्कान यही है कि गवर्नर इस समरी पर दस्तखत कर देंगे। गवर्नर अगर इस समरी पर दस्तखत नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। पंजाब असेंबली तो तहलील हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ पंजाब में मुस्लिम लीग नून की सियासत भी लगता है कि तहलील हो रही है। हुकूमत तो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की टूट रही है, लेकिन उम्मीदें मुस्लिम लीग नून की टूट रही हैं। पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट से पहले लीगी कारकुनों के हौसले आसमान को छू रहे थे, जिसकी वजह उनके रहनुमाओं के बयानात थे। काफी दिन से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने अपने बुलंदोबांग दावों से कुछ ऐसा माहौल बना रखा था कि गोया पंजाब एक बार फिर नून लीग का नाकाबिले तस्खीर किला बन चुका है। परवेज इलाही अक्सरियत खो चुके हैं और वो एतमाद का वोट नहीं ले सकते। अब बस तख्ते लाहौर पर शेर का राज होगा, लेकिन जब वक्त आया तो ये सारी बातें गीदड़ भभकियां साबित हुई। बैरून मुल्क बैठी नून लीग की आला तरीन क़यादत चैन की बांसुरी बजाती रही। आला हुकूमती ओहदों पर फायज तर्जुमानों की फौज जफर मौज प्रेस कॉन्फ्रेंसें और टॉक शोज करती रह गई और मेरे कप्तान ने मैदान मार लिया। वो 25-30 अरकान जिनके बारे में दावा था कि वो मुस्लिम लीग नून की हिमायत करेंगे, उन्होंने अपना वोट परवेज इलाही को दे दिया। मेरे कप्तान और चौधरी परवेज इलाही ने ऐसा धोबी पटका मारा कि शेर सिर्फ जख्मी ही नहीं बल्कि बेहोश होता नजर आता है। सुनिए मुस्लिम लीग नून के कायदीन के वो बयानात जिन्होंने कारकुनों को बिला वजह उम्मीदें दिलवा रखी थी। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपीके असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। इनके पास नंबर नहीं है और ये एतमाद का वोट जो है वो नहीं ले सकते। इनके पास 186 का नंबर नहीं है। 6-7 बंदे जो हैं वो बैरून मुल्क है। इस किस्म की गिरड़ बत्तियां और इस किस्म के चैलेंज जो है उनको एक्सेप्ट करते हैं और मैं ये कहता हूँ कि आप अगर मगर छोड़े और असेंबली तोड़ें। असेंबली तोड़ते क्यों नहीं है? असेंबली तोड़ो और कानून का सामना करो। नेशनल असेंबली तोड़ने के लिए तारीखें नहीं देनी पड़ती, हौसला करना पड़ता है। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये ना असेंबली तोड़ सकते हैं, ये तारीखों पे तारीखें जो है ना ये देना बंद करें। जी नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सफ़े अव्वल के कायदीन की गुफ्तगू आपने सुनी। इन सब ने तो सिर्फ ये दावा किया था कि ना तो परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल कर सकेंगे और ना ही पंजाब असेंबली टूटेगी, लेकिन मेरे छोटे कायद के मामले खुसूसी अताउल्लाह तारड़ इन सब से एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में दावा कर दिया कि अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लें तो वो सियासत छोड़। सुनिए अता तारड़ ने क्या कहा था। नाज़रीन, ये था अता तारड़ का ऐलान जिस पर अभी तक अमल नहीं हो सका और शायद हो भी ना। पंजाब में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की इत्तेहादी हुकूमत ने अपनी बरतरी साबित कर दी है। पंजाब जिसे किसी ज़माने में मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था, अब शरीफ फैमिली की मुट्ठी से रेत की मानंद फिसल रहा है और मियाँ नवाज शरीफ समेत सारा खानदान सुकून से यह सब होता देख रहा है। रहे मेरे छोटे कायद तो वज़ीर आज़म बनकर उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हसरत पूरी हो गई। अब पार्टी के साथ जो मर्जी होता रहे, उनकी बला से पार्टी जाने और राना सनाउल्लाह जाने, जिन्हें गालिबन शरीफ फैमिली ने मुस्लिम लीग नून पट्टे पर दे दी है। नाज़रीन, परवेज मुशर्रफ के चंद बरसों को छोड़कर गुज़िश्ता 30 बरस में मुस्लिम लीग नून अपनी कमज़ोर तरीन पोजीशन में है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब विफाक में उनकी अपनी हुकूमत है। सोशल मीडिया पर भी मुस्लिम लीग नून के हामियों ने अपनी क़यादत के लाताल्लुकी पर मबनी रवैये के खिलाफ खुलकर एहतजाज किया। किसी ज़माने में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी समझे जाने वाली पार्टी जवाल की तरफ गामजन है। इस सूरत हाल पर मेरे 10 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने एतमाद के वोट के हवाले से लंबे चौड़े दावे किए। अगर वो तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली तोड़ने में नाकाम थे तो ऐसे दावे करने की क्या जरूरत थी। सवाल नंबर 2, बाज़ खबरों के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने पंजाब की पार्लिमानी कमेटी पर नाराजगी का इजहार किया है। क्या अब पार्लिमानी पार्टी पर नाराज होने का कोई फायदा है? सवाल नंबर 3, नवाज शरीफ और मरियम नवाज ऐसे अहम मौके पर लंदन में क्यों बैठे रहे? सवाल नंबर 4, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लंदन क़याम से पार्टी को जो नुकसान हो रहा है, क्या शरीफ खानदान को इस नुकसान का एहसास भी है? सवाल नंबर 5, मरियम नवाज को लंदन क़याम के दौरान ही पार्टी की सीनियर नायब सदर बना दिया गया। उनकी क्राउड पुलर होना अपनी जगह, लेकिन बतौर पार्टी रहनुमा अब तक उनकी कारकर्दगी आखिर क्या है? सवाल नंबर 6, पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट के मौके पर शरीफ खानदान के रवैये में लाताल्लुकी का रवैया देखने को मिला। इस पूरे अरसे में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहां गायब रहे? सवाल नंबर 7, माजी में इंतहाई मुनज़्ज़म समझी जाने वाली मुस्लिम लीग नून का हाल ये है कि साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल मौजूदा वजीर खजाना इसाक डार पर खुलकर हमले कर रहे हैं। क्या नवाज शरीफ की पार्टी पर गिरफ्त कमजोर हो रही है? सवाल नंबर 8,
नवाज शरीफ की मफामत पर मबनी सियासत से पार्टी अपनी वोट को इज्जत दो के बयानिए से दूर हो चुकी है। नाक़िस हुकूमती कारकर्दगी और बयानिए की अदम मौजूदगी में आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या होगा। सवाल नंबर 9, सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ ने लंदन से इलेक्शन लड़ने का ऐलान करके नून लीगी कारकुनों को लंदन शिफ्ट होने की हिदायत जारी कर दी है। क्या यह मजाक हकीकत का रूप धारने वाला है। सवाल नंबर 10, परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए, क्या अता तारड़ अब सियासत छोड़ देंगे। ये अहम तरीन सवाल, इसी का जवाब जानने के लिए स्टूडियो में अता तारड़ साहब मेरे साथ ही मौजूद हैं, जिन्होंने ये दावा किया था कि अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब होते हैं तो वो सियासत छोड़ देंगे। तो तारड़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो सियासत को आज आप खुदाफिज कहने लगे। मेरा जरा क्लिप चलाते हैं दोबारा, मैं एक सवाल आपसे करूंगा ना। अच्छा। चलें, एंकर आप है मगर मुझे इतनी इजाजत है, मेरा क्लिप दोबारा चला दें। आप क्या उसमें क्या बताना चाहते हैं? नहीं, एक क्लिप चला दें दोबारा। आई वांट टू। आपने उसमें कहा कि जी अगर 188 वोट इन्होंने ले लिए तो मैं सियासत हमेशा के लिए दोबारा चला दें। हाँ, ये ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, अब देखें ना, एतमाद के वोट के लिए कितने वोट चाहिए थे? 186। हाँ। वो एग्जैक्ट 186 बगैर पोलिंग एजेंट के कैसे पूरा किया? 5 MPs नहीं थे। अच्छा। मोमिना वहीद नहीं थी, फैसल फारूक चीमा सरगोदा से नहीं थे, ठीक है, खुरम लगारी मुजफ्फरगढ़ से नहीं थे, ठीक, चौधरी मसूद रहीम यार खान से नहीं थे, और दोस्त मजारी फ्रॉम राजनपुर ये नहीं थे। डिप्टी स्पीकर। हाँ। हमें 2 और लोगों पे शक है कि वो वहां मौजूद नहीं थे। अच्छा। मलिक अहमद खान साहब जब रोस्ट्रम पे गए तो उन्होंने स्पीकर साहब को गुजारिश की कि एक तो रूल्स ये कहते हैं कि आपने ये नोटिस सर्कुलेट करना है एतमाद के वोट का। सर ये सारी बातें छोड़ दें, सब ये सारी बातें खत्म हो गई। पोलिंग एजेंट खड़ा करने में गवर्नर के वकील ने वहां पे क्या कहा जाके, उन्होंने कहा ना जी उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया है एंड वी एक्सेप्ट दिस। वो क्यों देखिए ना, दो चीजें हैं। पोलिंग एजेंट हर इलेक्शन में खड़े होते हैं, आपने काउंटर भी लगाना हो ना। सर आई एग्री विद यू। पोलिंग एजेंट क्या अमर माने था, मैं तो अपने चैलेंज पे कायम हूं ना। 188 पूरे नहीं कर सके भाई। बिल्कुल एग्जैक्ट 186 पूरे किए, और वो भी पोलिंग एजेंट के बगैर। अगर गिनती करवाते अच्छा, तो हो सकता है चले वो भी कोई अच्छी बात नहीं। टेक्निकलिटी से बाहर निकल रहे हैं। नहीं देखें, वो भी मैं तो ये समझता हूं कि ये भी अच्छी बात नहीं है कि 183 या 184 हो जाते। मेरी गिनती में तो इनको 180 या उससे भी कम होना चाहिए था। मगर मैंने 188 का एक टॉल क्लेम इसलिए किया था बिकॉज आई वाज श्योर कि 188 इनके पास है ही नहीं। ठीक है, वो जिस तरह इन्होंने पूरे किए तरला मेहनत करके, वो उनकी हैट्स ऑफ, नहीं हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू देम, उनको क्रेडिट जाता है इस बात का। मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि 186 एग्जैक्ट जो एतमाद के वोट के लिए नंबर था वो जब पूरा किया गया, वो पोलिंग एजेंट अगर खड़े हो जाते और वो 186 गिन लेते तो क्या हर्ज था। अच्छा, वैसे फयाजुल हसन चौहान साहब ने आप लोगों को ऑफर भी की थी कि अगर आपने खुद बोर्ड बना के यहाँ पे गिनती करनी है तो बेशक करवा लें, मना कर दिया गया। वो पहले की बात है, वो एक दिन पहले की बात है ना। उस दिन तो उनके 12 लोग कम थे। सर तार साहब, असल बात सर असल बात ये है कि यू प्लान समथिंग, by you I mean your party, आप लोगों ने एक प्लान किया, वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सका। सिर्फ इस तरह नहीं, मतलब मैं तो क्योंकि जो क्लेम्स किए गए थे, मुझे खुद आपके पार्टी के रहनुमाओं ने कहा था जी घट तो घट 14 बंदे घट होंगे। वो बिल्कुल ऐसा ही है ना, प्लानिंग हमारी यही थी ना, प्लानिंग हमारी यही थी। 14 आपके हाथ से निकल गए। नहीं, बट बात ये है ना, देखें बात ये है कि 186 दरकार थे। मैं सिर्फ इस नियत की बात कर रहा हूं कि अगर स्पीकर की नियत ठीक थी तो क्या हर्ज था कि वो 2 नहीं चले, एक बंदा हमारा खड़ा कर देता जो गिनती कर लेता। मुझे तार साहब आपके अपने MPs ने खुद मुझे कहा है, जाहिर बात है मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे खुद कहा है जी 186 पूरे थे। ये बिल्कुल गलत बात है। 186 अभाम है। देखिए अभाम है, अगर इतनी बात होती और इनके नंबर पूरे होते तो ये 188 भी ले सकते थे। उसके बाद आपके एक और गिला भी आप लोग कर रहे थे, ये देखिए जी रात के इस वक्त जो है आप लोगों ने, ये रात के इस वक्त क्या जरूरत थी, दिन और रात में कोई फर्क होता है? आपने इमरान खान साहब को रात के 12 बजे मेरे नजदीक दिन और रात में कोई फर्क नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप खड़े हुए थे ना, राना सनाउल्लाह, दिन और रात उसमें आप लोगों ने ये पॉइंट, दिन और रात में कोई फर्क नहीं मेरे नजदीक। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि अगर ये काम करना था उसका एक तरीकेकार दर्ज है कि आपने नोटिस देना है। नंबर 2, आपने पोलिंग एजेंट खड़े करने, हर इलेक्शन में खड़े होते हैं साहब। आप लोग 3 दिन फ्लोर के ऊपर खड़े होके वो एतमाद का वोट लो, एतमाद का वोट लो, प्लेकार्ड्स आप हमने ये तो नहीं कहा था कि बिल्कुल अंधाधुंध तरीके से उन्होंने ले लिया। हमने तो कहा था कि एक तरीकेकार फॉलो करें। व्हेन द प्रोसेस स्टार्टेड, रात को 8-9 बजे जब शुरू हुआ, आप बालकनी में बैठे हुए थे, ठीक है, वहां से बैठ के आप और राना सनाउल्लाह देख रहे थे, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस ये बता रहे थे कि काम हाथ से निकल गया था कि नहीं है। 8-9 बजे तक आपको पता लग गया था। एक्सप्रेशंस की बात नहीं करता, मैं तो टफ से टफ सिचुएशन में मुस्कुराने वाला आदमी। फवाद चौधरी ने आपका और राना सनाउल्लाह का नाम पता जरूर कोई ना कोई मोमेंट कैप्चर कर लिया होगा। मैं तो नाम क्या रखा है आप दोनों का? चुन्नू मुन्नू।
वो तो फवाद साहब की मर्जी है। फवाद जी मेरा नाम बदल दें। देखिए मैं तो एक पार्टी में पैदा हुआ हूँ, मैंने इंशाल्लाह यही मरना है। मैंने पार्टी ना कभी चेंज की है, ना मेरे खानदान ने कभी चेंज की, ना करनी है। ठीक है। जो मुझे और राना सनाउल्लाह को कुछ चुन्नू मुन्नू जो नाम रखा है, फवाद साहब के 100 नाम रखे जा सकते हैं, क्योंकि आप जब बाप का दर्जा दें परवेज़ मुशर्रफ को, फिर बाप का दर्जा दें आसिफ अली जरदारी साहब को, फिर बाप का दर्जा दें इमरान खान साहब को, तो आप तो हर दौर में जमातें तब्दील करते आए हैं। आपकी अगली जमात का पता नहीं। इमरान खान कहता है ये मेरी जासूसी करता है, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही, हमारा नाम जो मर्जी रख लें, 100 नाम रख लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी इस वक्त बहुत डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, नहीं, इसका एक बैकग्राउंड है, इसका गुस्सा, इसका और आपको पता है ये सारा डायरेक्टेड जो है वो मुझे भी है, पार्टी की लीडरशिप की तरफ। नहीं, वो मुझे भी है। वेयर इज हमजा शहबाज? मैं आपको बताऊं, देखिए बात ये है, सिर्फ इस सवाल का मुझे जवाब हम पंजाब में ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है मंसूर साहब। वेयर इज हमजा शहबाज? हमजा शहबाज विल बी बैक। देखिए वो होते एन ऑपोजिशन इज ट्राइंग टू रिमूव द सीएम, ठीक है, एन ऑपोजिशन इज ट्राइंग टू रिमूव द सीएम एंड द ऑपोजिशन लीडर इज नॉट देयर। आपकी बात मान ली, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं हमजा शहबाज होते तो जोशो जज्बा बहुत दीदनी होता, बहुत ज़्यादा होता, उसमें बहुत इजाफा होता, मगर उनकी गैर मौजूदगी का ये मतलब नहीं है कि हमारे मेंबर कोई कम थे। हमारा फोकस ज़्यादा रन ऑफ इलेक्शन पे था, हमारा फोकस ये था कि अपनी तादाद पूरी रखो, देखें उसमें क्या एफर्ट हुई। हमजा साहब से हमने बात की, मौलाना गियासुद्दीन को हम वापस लाए। मुझे सिर्फ इतना बता दें वो हैं कहाँ? वो अमेरिका में हैं, जहाँ पे उनकी वालदा का ऑपरेशन हुआ है, और वो अपनी वालदा के साथ। सर मतलब ये कोई टाइम तो नहीं था ना? देखिए अब वालदा का ऑपरेशन टाइम पूछ के तो नहीं आता ना, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना है। कितनी नाइंसाफी है कि नून लीग के सारे एमपीएस को आप लोग बाउंड करें। मुझे आपके एमपीएस ने बात कही कि जी हमारी जिंदगी जीरन करके रखी हुई थी, हमें बंद करके रखा हुआ था, तुमने यहाँ नहीं निकलना, तुमने वहां नहीं निकलना। हमजा शहबाज इज नॉट हियर। हमजा शहबाज के साथ कम नाइंसाफी हुई है, आइन 2 दफा रीराइट किया गया हमजा शहबाज के लिए। सर अब क्या होगा? तो फिर नहीं करनी पॉलिटिक्स? मैं एक अर्ज करूं, पंजाब की ये एक बैटल चले, इसमें हमें नुकसान हुआ और परवेज इलाही की हुकूमत खत्म होगी। पहली बात तो ये, हम तो पहली ऑपोजिशन में थे ना, ठीक है, हमने एक उम्मीद बांधी, ठीक, हमने एक स्ट्रेटजी बनाई। व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैव हैपेंड टू अस? हमारा तो इसमें फायदा हो गया है कि परवेज इलाही की हुकूमत खत्म होगी ना। नहीं, देखिए इसमें दो बातें, इसका एक बैकग्राउंड में अर्ज करूंगा और फिर मैं आपको अर्ज करूंगा मिशन का जो टाइटल था ना वो था मिशन असेंबली बचाओ, ऐसे था ना? ऐसे ही था। असेंबली गई, मिशन फेल, तो फिर पार्टी में 2 आरा थी। जब ये डिस्कशन शुरू हुई तो हैट्स ऑफ टू राना सनाउल्लाह साहब, उनको ये क्रेडिट जाता है। और मीडिया बैशिंग मेरी राना साहब की क़यादत की बिल्कुल हो रही है और सोशल मीडिया पे भी हो रही है, बट आई वुड एडमिट कि राना साहब ने खड़े होकर कहा कि अगर असेंबली टूटती है तो टूटने दी हमारे फायदे में। उसके पीछे मंतक क्या थी? ये कहा था उन्होंने ये पहली मीटिंग में, शुरू में, फ्यू मंथ्स बैक, दिसंबर में। अच्छा, ये राना साहब को क्रेडिट जाता है कि दिसंबर में उन्होंने कहा कि ये लड़ाई हमें नहीं लड़नी चाहिए, इसका हमें फायदा कोई नहीं है। तो किसने पुश किया? देखिए बाकी मेजॉरिटी फिर दूसरी साइड पे थी, मगर हैविंग सेड दिस, परवेज इलाही अरबों रुपया बांट रहा था हर हल्के के अंदर। पोस्टिंग ट्रांसफर डेली की बुनियादों पे हो रही थी, नई जिले बन रहे थे, नए डिवीजन बन रहे थे। करते थे जब आप हुकूमत में थे, हमने कॉफर्स आपके हाथ में थे, खजाना आपके हाथ में था, ये तरक्याती स्कीमें सब करते हैं। जो गुनाह है ना, आप लोगों ने 2013 से लेकर 2018 के दरमियान ऑरेंज लाइन बनाई, लाहौर के अंदर अंडर पासेस बनाए, आप लोगों ने लैपटॉप्स बांटे, ये सब कुछ आपके हाथ में था। आप वोटर्स को वो करना चाह रहे थे। एतराज आप लोगों के ऊपर ये हो रहा था कि आप वो सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं जो सड़कों के ऊपर जो है ना चलते हुए नजर आए। इसमें डिफरेंस है, बट देन अगेन 33% ऑफ द बजट वेंट टू साउथ पंजाब। मैं ये नहीं कह रहा कि लाहौर में ऑरेंज लाइन बनी या नहीं बनी। अगर वो बनी तो मुल्तान में मेट्रो बनी, ठीक है। अगर लाहौर में ऑरेंज लाइन बनी तो डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज बना। अगर लाहौर नहीं, ये तो डेवलपमेंट फंड्स के पैसे हैं ना मंसूर साहब, मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप एमपी हैं, आप 1.5 अरब की स्कीम लाते हैं, ठीक है, आपको मैं 1.5 अरब अन्य वादे देता हूं बगैर असेंबली के अप्रूवल के, बगैर एडीपी के। आप ठेकेदार के पास जाते हैं, ठेकेदार को कहते हैं भाई लाओ 20%। सर नहीं, सर नहीं, बड़े मंसूबे लेके आते हैं ना। आप परवेज आप ये कहें जी अनफेयर खेलें, पैसा लगा दिया, ये कर दिया, वो आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। उनके पास भी अपने इल्जामात का कोई प्रूफ नहीं है। हमजा शहबाज और परवेज इलाही की गवर्नेंस में फर्क क्या था? हमजा शहबाज ने 200 अरब की सब्सिडी दी आटे के ऊपर, ठीक है, एक मेरिट बेस्ड सिस्टम था, पोस्टिंग ट्रांसफर पे मेरिट किया, गवर्नेंस में मेरिट किया। ये नहीं था कि अगर मेरे बेटे का दिल कर रहा है तो वो आज 2050 का लाहौर का मास्टर प्लान रियल एस्टेट डेवलपर्स के कहने पे अरबों रुपया लूट के ले जाए। ये नहीं था कि विद अ स्ट्रोक ऑफ अ पेन नए जिला बनाऊं और उससे पहले मैंने वहां जमीन खरीदी हो जहां पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। बेसिकली ओवरऑल अगर मैं पूरे कैनवस को उठा के देखूं, नवाज शरीफ साहब लंदन में, मरियम नवाज साहिबा को ऑपरेशन, हमजा शहबाज साहब की वालदा का ऑपरेशन, सलमान शहबाज ऑलरेडी पॉलिटिक्स में एक्टिव है नहीं,
शहबाज शरीफ साहब जिनीवा गए हुए थे, मतलब पूरा का पूरा शरीफ खानदान। शहबाज शरीफ साहब को हमने मुबारक दी है अभी, देखें जी, शहबाज शरीफ साहब को अभी मुबारक दे के आए हैं। मैंने और राना सनाउल्लाह साहब ने उनको मुबारक दी है। किस बात की? कि जब वो जिनीवा से 9.7 बिलियन डॉलर्स की प्लेज लेके आए हैं, उनका यूएई का एक हिस्टोरिक दौरा रहा है जिसके अंदर 2 बिलियन डॉलर्स का जो एक वो फंड था उसको रोल ओवर में 1 बिलियन डॉलर का उसमें मजीद और यहाँ पे नून लीग पिट रही थी। देखिए प्राइम मिनिस्टर का जो काम था उन्होंने बखूबी अंजाम दिया और मईशत को बचाना और मजीद जो है वो डॉलर्स को इंजेक्ट करना। मेरा तार साहब सवाल ये है कि आपके पास शरीफ खानदान के इतने लोग हैं कैनवस के ऊपर हु आर एक्टिव इन पॉलिटिक्स, लेकिन जब उनको यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए, ऑन ग्राउंड यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, देन नोवेयर टू बी सीन। इमरान खान का वजीराबाद के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है वो तो एक्चुअली आप लोगों के गले पड़ गया, वो इसलिए क्योंकि वो आगे पंजाब में बैठ गए, वो लाहौर में बैठ गए, जमान पाक के ऊपर बैठ के उन्होंने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया एंड यू केप्ट ऑन चैलेंजिंग हिम कि नहीं जी आप नहीं तोड़ सकेंगे, आप नहीं तोड़ेंगे। He ultimately did it what you अगर शरीफ फैमिली का कोई मेंबर यहाँ पे होता इट वुड हैव बीन मच बेटर। बट मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ड्यूटी लगाई ना कुछ लोगों की, और वो काफ़ी सीनियर लोग थे। राना सनाउल्लाह साहब एक सीनियर रहनुमा हैं, ख्वाजा आसिफ साहब आए, ख्वाजा साद रफीक साहब इन्वॉल्व रहे प्रोसेस में। मेरा पॉइंट और है, हमजा शहबाज के साथ जो हुआ वो देखने की ज़रूरत है। किसी लीडर के लिए इस तरह आइन 2 दफ़ा रीराइट नहीं किया गया। हम सीएम बनते हैं, हम क्लियर मेजॉरिटी लेके आते हैं 197 की, हमारे 25 लोगों को डी सीट किया जाता है ये कह के कि इन्होंने वोट डाला था, इनका वोट गिनती में काउंट ही नहीं किया जाएगा। भाई आपने डी सीट करना है ना, आप डी सीट करते, मगर डी सीट ये सारे बैकग्राउंड कितने टॉक शोज हो चुके हैं ऑलरेडी, एक बैकग्राउंड सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। नहीं, एक बैकग्राउंड आगे क्या है, आगे लेट्स मूव है, मैं थोड़ा सा आगे चले, थोड़ी सी आहोजारियां तो करने देना। आपका यही कहना आप चाह रहे हैं ना कि जी अदलिया हमारे साथ जाती करती है, एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है नहीं। आपके कई वहामियों ने ये भी कहा है कि जी वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हमें जो सपोर्ट आनी चाहिए थी वो नहीं आई। नहीं, ये गलत कहा उन्होंने। इस तरह देखिए, आप लोग देख रहे थे उनकी, देखिए बिल्कुल कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक दफा आइन रीराइट किया 25 लोगों को डी सीट करके और उनका वोट गिनती में नाशुमार करके, फिर आइन कहता है कि वोट की डायरेक्शन पार्टी लीडर ने देनी है। चौधरी शुजात की चिट्ठी आती है दूसरे मरहले पे, आप कहते हैं नहीं ये पार्टी लीडर ने नहीं देनी, ये पार्लिमानी पार्टी ने देनी है। आप वो चिट्ठी उठा के बाहर फेंक देते हैं। ये एग्जैक्टली ये जो गिला अभी थोड़ी देर पहले आपने किया है कि जी कोर्ट के अंदर ये हुआ और रीराइट कर दिया गया, ये जो व्हाटएवर इट इज, ये सारी बातें जरा शहबाज शरीफ साहब को कह दें, वो अपने मुंह से कह दें। देखिए पार्टी के मुझे कोई एक ट्वीट शहबाज शरीफ पर डाल के दिखा दें कि वो उन्होंने तासर पाया जा रहा है, ये एतराज किया हो। पार्टी के अंदर ये तासर पाया जा रहा है कि अदलिया के फैसले जो हुए हैं, जिससे हमारी गवर्नमेंट खत्म हुई, चौधरी शुजात साहब के लेटर को डिस्कार्ड किया गया, फिर पंजाब में 3-4 मिसालें हैं। अब उस दिन आजम नज़ीर तारड़ साहब ने बात की और ये तासुर है कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का जो दामाद है वो मिनिस्टर CNW था, तो अनड्यू फेवर परवेज इलाही साहब को और इमरान खान साहब को मिलती है। तासुर लोगों में डेवलप हो रहा है। आप बार रूम में जाएं, लोग इस पे बात करते हैं। मेहरबानी कोई ऐसी बात ना कीजिएगा कि आपके ही वहां पे इस्लामाबाद के पैमरा से जो है ना मुझे कोई नोटिस आपको नोटिस नहीं आएगा, ऐसी बात आपको नोटिस नहीं आएगा। मैं एक तासुर की बात कर रहा हूं, मैं एक तासुर की बात कर रहा हूं कि एक तासुर डेवलप हुआ है। ये आजम साहब ने भी परसों एक टॉक शो में बात की बतौर लॉ मिनिस्टर। ये तो अब बिला वजह अदलिया के जो है ना वो बिला वजह आप उनको क्रिटिसाइज मत करें, नहीं बिला वजह स्कैंडलाइज बल्कि मत करें, स्कैंडलाइज बिला वजह वाली इसमें कौन सी बात है? अपनी पार्टी के अंदर ध्यान दीजिए, पार्टी की बात है। आगे क्या है? हमें पंजाब में बांध के मारा जाता है, हमारे 25 लोगों को डिसीट किया जाता है, उसके बाद चौधरी शुजात के लेटर को डिस्कार्ड किया जाता है, मोनोसिलाई के केसेस को क्वाश किया जाता है। जिस दिन चौधरी परवेज इलाही पे कोई केस हो, वो एक हैं साहब उनके पास लग जाता है और वो सुबह रिलीज देते हैं। साइफर के फॉरेन फंडिंग पे स्टे है। मुनसिलाई भी आप लोगों के बारे में यही फॉर कहते हैं कि उन्होंने आप पूरी फैमिली को जो है वो नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर डाल दिया। क्यों डाला? ठीक है, उनके भाइयों को बैठ के आप लोग FIA के अंदर बुला रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ्स। नहीं प्रूफ्स विदाउट एनी प्रूफ्स, कोई अकाउंट नंबर होगा ना, ये ट्वीट करते हैं, उनका दोस्त गायब हो जाता है और फिर सडनली आ जाता है। तो उस दोस्त से क्या कहा कि उसने कहा जी मैं यही था। हाँ, तो क्यों कहा? लेकिन वो असल बात नहीं बता रहा, मतलब वहाँ नहीं, वो तो उसकी मर्जी है ना। सर पे भी चोट लगी हुई थी, वो उसने कहा मेरा दरवाजे गाड़ी के दरवाजे में सर लग गया। बात ये है, उस दोस्त को मोनसिलाई समझाए ना कि वो क्यों ऐसी बात कर रहा है। पहली बात ये कब आ रही है? मरियम नवाज साहिबा की जी सर्जरी हुई थ्रोट के ग्लैंड्स की, वो बड़ी लॉन्ग ओवरड्यू थी और उन्होंने बड़ी लंबी इनकार्सरेशन काटी। मेरी राय में इंशाल्लाह उनको उस हफ्ते से 10 दिन में आ जाना चाहिए। बट जो मोनसिलाई वाली आप बात कर रहे हैं, मैं जरा 1 मिनट इस पे वो होगी बात, मैं इस पे रहना नहीं, मुझे थोड़ा कंप्लीट करने देना। वो इसलिए मरियम नवाज की मैं एक्चुअली एक हिस्ट्री चेक कर रहा था। गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन कैंपेन हारी, आजाद जम्मू कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन हारी, जिमनी इलेक्शंस जो हुए वो कैंपेन वो हारी, और माशाल्लाह आप तरक्की देखें कि लंदन में बैठ के उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। नहीं, काश तारड़ साहब जितनी मेहनत आप करते हैं
जितना ग्राउंड के ऊपर आप नून लीग के लिए होते हैं, आप हर किस्म का क्रिटिसिज्म भी सहते हैं, सुनते भी हैं, टॉक शोज में आ रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, मीडिया का सामना कर रहे हैं, आपके नसीब में तो ये कभी भी नहीं आना। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मैं अभी भी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पार्टी का, बड़ी यंग एज में, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है मुझे ऐसे पीएम बनाया है। मैं, मेरे पास इंटीरियर का महकमा है, मुझे तो पार्टी से कोई गिला नहीं है, मेहनत का सिला मिलता है पार्टी में। डस्का का इलेक्शन किसने जीता था? मरियम नवाज शरीफ साहिबा ऑन ग्राउंड थी। वजीराबाद जब मैं उन वोट चोरों को पकड़ रहा था और वो जो बैग्स लेके भाग रहे थे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा डायरेक्ट निगरानी कर रही थी। खुशाब के बाई इलेक्शन में और आप बैठ के पूरे जिमनी इलेक्शंस, सारे जीबी की सीटें, सारे आजाद कश्मीर की सीटें कर लें। मरियम नवाज ज्यादा सीटें जीती हैं या हारी हैं? नहीं, देखिए बात ये है ना, टफ टाइम्स में डस्का, वजीराबाद, खुशाब, मैं आपको कई बाई इलेक्शन गिना सकता हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ना होती तो वो इलेक्शन ना जीते जाते। हार जीत इज पार्ट ऑफ द गेम, मगर शेयर कम मगर एक मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक इशू है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को हमेशा वो टास्क दिया जाता है जो पार्टी में सबसे मुश्किल होता है। ये पार्टी मगर वो पूरा उतरती हैं। हाँ। देखें, एक आधा गिलगित का इलेक्शन हार जाना, मैं नहीं समझता कि वो उनकी कारकर्दगी पे कोई बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा। उन्होंने इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी बड़ी बहादुरी से हालात का मुकाबला किया है, जेलें काटी हैं, अपनी वालदा को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के आई, यहाँ पे रह के बाई इलेक्शन जीते हैं। तो मेरा ख्याल है ये कोई बैरियर नहीं है कि उनके कोई फेलियर हो गया इतना बड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया तारड़ साहब। नाज़रीन, तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने एक टेक्निकल वजह बताई है जिसकी वजह से वो सियासत नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा मैंने 188 कहा था, 188 नहीं हुए, 186 हुए हैं। अब सियासतदानों के पास ये टेक्निकल कार्ड होता है, उसका क्या किया जा सकता है? ये खान साहब भी इस किस्म के कार्ड बहुत इस्तेमाल करते हैं। खैर, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के साथ जो कुछ भी पंजाब में हुआ उसकी सूरत हाल के ऊपर हमारी बातचीत चल रही थी। अब आगे क्या होगा, और खबरें ये हैं कि अब विफाक की तरफ भी इमरान खान साहब जाने का इरादा रखते हैं और ये भी हो सकता है कि सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने का कह दें। ये भी मुमकिनात में शामिल है। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। सियासत आगे किस तरफ जारी है। सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तज्जियाकार अतर काज़मी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, ये जो कुछ भी पंजाब में हुआ है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में शायद पंजाब असम्बली भी तहलील कर दी जाएगी और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की तरफ भी जो है वो जाया जाएगा। इस सारी सूरत हाल के बाद आप समझते हैं कि अर्ली इलेक्शंस जो हैं अब एक पॉसिबिलिटी हो गए हैं और पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन जो हैं वो अब मुकर्रर वक्त से पहले हो जाएंगे? हाँ, इनकी ख्वाहिश तो यही है और ये दबाव इसीलिए बढ़ा रहे हैं, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, तो माने लेते हैं जी। अगर ऐसा होने वाला है तो देखेंगे क्या होता है और उस अर्ली इलेक्शन का फ़ायदा क्या होगा, मेरी समझ से तो बाहर है। सर, अर्ली इलेक्शंस के बारे में तो यही कहा जा रहा है ना कि अगर अवाम अपने लीडरों को इलेक्ट करेंगी तो वो सही फैसले करने के लिए जो है ज़्यादा उनके पास मैंडेट होगा, जिसकी वजह से इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शंस हों। ये मैंडेट तो हो गया, पंजाब में इलेक्शन हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो जाएगा, तो ये मैंडेट नहीं होगा अवाम का। यानी पंजाब के अवाम अगर वोट डालते हैं तो वो मैंडेट ही नहीं है। अगर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम वोट डालते हैं वो मैंडेट ही नहीं है। तो ये तो बड़ा कोई नई फ़िलासफ़ी है मैंडेट के बारे में। हर वो शख्स जो पोलिंग स्टेशन पे जाता है, कतार में खड़ा होता है, अपना बैलेट पेपर लेता है और बैलेट बॉक्स में डालता है, वो अपने मैंडेट का इजहार कर रहा है। वो भला वो 6 आदमी थे या 6000 आदमी थे। सो हर शख्स का जो मैंडेट है उसका एहतराम करना चाहिए और लीडरों को गुफ्तगू करते वक्त इस बात का एहसास करना चाहिए। मैंडेट वो नहीं है जो उनकी ख्वाहिश है, उनकी बहुत सारी और ख्वाहिशात भी हैं। वो तो कह रहे हैं आज कि मैं फ़ौज के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, बिल्कुल बना के रखना चाहता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट मेरी है, फ़ौज में कोई बुरे लोग नहीं होते, फ़ौज बहुत अच्छी होती है, फ़ौज के साथ। और सारा दिन उनका ट्रोल जो ग्रुप है वो जो फ़ौज के साथ और फ़ौज के बारे में करता है वो भी आपके सामने है। तो मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि जी मुस्लिम लीग नून के अंदर से इंशाल्लाह मैं कौमी असम्बली के अरकान को मजबूर कर दूँगा कि वो अपनी हुकूमत से कहें कि अर्ली इलेक्शन करवा दें। और भाई क्या होगा अर्ली इलेक्शन में? क्या उन अर्ली इलेक्शनों में आपको अगर 2/3 मिल भी जाए तो क्या आप तमाम इस इक्तिसादी क्राइसिस को हल कर पाएंगे? मैं आज तक इतने महीनों से वो तकरीरें कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन जो इक्तिसादी क्राइसिस है उसका हल कोई नहीं बता रहे। एक हल बता रहे हैं कि मुझे इक़्तिदार में वापस लाओ और एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आप मुझे कबूल करो और कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन करो। इसके इन 3 फ़िक्रों के अलावा
एक बात भी उन्होंने नहीं बताई कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, किस तरीके से आएंगे, कैसे लिए जाएंगे, IMF के साथ मुआहदा कहाँ खड़ा है और इनकी क्या तजवीज़ है बतौर ये जैसा क्लेम करते हैं कि नेशनल लीडर हैं, इन्होंने क्या क्लेम किया है, ये इस पर कभी बात नहीं कर रहे। आज भी जो इंटरव्यू दिया है और कल मेरे ख्याल चल गया होगा या चलने वाला होगा, उसमें भी पुरानी बातें हैं। मेरा इशू ये नहीं है, मेरा इशू है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे जो फैसले हों उसका एहतराम किया जाए और जिस क्राइसिस में हम फंस गए हैं इसके खात्मे के लिए आप तजवीज़ पेश करें और वो मेरे लिए काबिल कबूल होगी। और जहाँ तक मैंडेट का तल्लुक रहा, मैंने आपको बता दिया मेरा वोट सिंगल आदमी का वोट मैंडेट है। जी आपको इजाज़त है, आपको इजाज़त है, आपके पास मैंडेट है, यू आर रनिंग। ठीक। अतर काज़मी साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। इमरान खान साहब ने अब वो जो एक इंतहा स्टेप था कि जी असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, वो उन्होंने अब उसका प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया और मेरे ख्याल में अगले 24 से 72 घंटे के अंदर जो है काफ़ी हद तक मामला क्लियर भी हो जाएगा, असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी। लेकिन क्या इसकी वजह से वफाक के ऊपर वो प्रेशर डाला जा सकता है, वफाक को इस बात पर मनवाया जा सकेगा, मतलब मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर, कि वो जनरल इलेक्शंस की तरफ चले जाएँ? देखिए, जिस तरीके से वफाक ने भरपूर कोशिश की कि असेंबलियां ना टूटें, जिस तरीके से वफाक ने अपने वफाकी वजीर दाखिला को पंजाब की असेंबली में बैठा दिया कि जनाब जो मर्जी हो जाए कोशिश करो जाके उस असेंबली को बचाओ। वो क्यों बचाया जा रहा था? वो इसीलिए बचाया जा रहा था कि अगर ये असेंबली टूटती है पंजाब की तो फिर वफाक के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो आज से पहले जितना प्रेशर था और आज जितना प्रेशर है उसमें फर्क है। पहले प्रेशर तो खान साहब पहले भी डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असेंबली टूटने से पहले जो है, और असेंबली टूटने से पहले जिस किस्म के दावे किए जा रहे थे कि जनाब ये ना इत्तेमाद का वोट लिया सकेंगे, ना ये कुछ और कर सकेंगे, और जिस तरह मोहतरम इफ्तिखार साहब मेरी बातों पे हंस रहे हैं, इसी तरह राणा साहब पंजाब असेंबली की गैलरी में बैठ के हंसते थे। उसके बाद आप पूरी PDM एक बात का ख्याल रखिएगा और भाई और मेरे दोस्त, एक बात का ख्याल, एंकर साहब एक बात अपने इस पार्टिसिपेंट को बता दें, शुड नॉट टॉक टू मी एंड शुड नॉट टेक माय नेम, अदरवाइज इफ आई स्टार्टेड इट, ये छोड़, ये भाग जाएंगे। अगर मैंने बातें शुरू की तो इनका नाम लेके ये भाग जाएंगे। सो प्लीज डोंट डू इट, फॉर गॉड्स सेक। behave like a journalist. You behave like a gentleman, sir. आप हंसेंगे मुझ पे तो मैं उसका ऊपर जवाब भी ना दूं। मैं हंसने का मेरे पास मैंडेट है, हंसने का मेरे पास मैंडेट है। जी सारा मैंडेट आपके पास है, आप खुल के हंसे। एनीवे, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से, इसी तरीके से राणा साहब भी वहां पे अपने मैंडेट के तहत हंसते रहे, अता तारड़ साहब भी हंसते रहे, और हंसते हंसते क्या हो गया वो कौम के सामने है। अभी आप कुछ भी नहीं हुआ, पहले से ज्यादा प्रेशर है, और अब वफाक सकता है कि वो वफाक में बैठ के इसी तरह कह के लगाते रहे और कहें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बात यही है कि बहुत कुछ हुआ है, इसीलिए कि कुछ लोग रो रहे हैं और कुछ लोग हंस रहे हैं। इफ्तिखार साहब, वैसे अगर माजी को उठा के देखा जाए तो 10 अप्रैल से जो शुरू होने वाली कहानी है उसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए जो है वो पसपाई है। ज़िमनी इंतखाबात की शिकस्त होना और उसके बाद अब ये दूसरा जो इन्होंने हाँ, तो सर यू डोंट, तो हंसते हंसते तो मुस्लिम लीग नून के लिए काफी मुश्किलात हुई। क्वेश्चन एंकर साहब, उतने ही वोट लेने थे ना जितने वोट उनके पास हैं। उन्होंने कोशिश जरूर की और हर पार्टी करती है, वो वोट उनको नहीं मिले, द मैटर इज फिनिश। द असेंबली विल बी डिसॉल्व्ड इन नेक्स्ट 24 आवर्स एंड दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज एंड आई रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। आई डोंट रिस्पेक्ट इफ्तिखार साहब, यहाँ पे रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं। इफ्तिखार साहब, यहाँ पे सवाल ये है कि आप जब एक अटेम्प्ट करते हैं, जब आप एक मिसाल के तौर पे, ये एक लॉ है, तारीख को उठा के देख लें, अगर आप एक जंग में जाते हैं, अगर आप उसमें जीत जाएं तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर आप हार जाएं तो फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। I am one of the person जिसने ना किसी की बल्ले बल्ले की है। I believe in the figures। अगर इनके पास फिगर्स होते तो ये जीत जाते, जिनके पास फिगर थे वो जीत गए, एंड दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज एंड आई रिस्पेक्ट इट। ठीक है, ठीक है। अतर साहब, इस सारी चीज़ के बाद सर इमरान खान साहब को एक और जो इस पे डिसएडवांटेज थोड़ा सा होगा वो ये है कि इनको जिस किस्म की पूरी ब्यूरोक्रेसी इनके लिए काम कर रही थी पंजाब के अंदर, KP के अंदर, और जिस तरह मतलब हेलीकॉप्टर का जिस तरह इस्तेमाल होता था और पूरी पुलिस की जो फोर्स थी वो जिस तरह इनके अंडर थी, अब ये सारी सहूलतें नहीं रहेंगी उनके पास। इससे फ़र्क पड़ेगा इमरान खान साहब के ऊपर?
देखिए यकीनन ऑब्वियसली कुछ हद तक तो पड़ेगा, लेकिन उनका देखिए आर्ग्यूमेंट ये है कि ये सब कुछ होते हुए भी मेरी तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और दूसरी बात ये है कि क्या इमरान खान को इससे फायदा होगा या इससे नुकसान होगा, मंसूर साहब, उसका अंदाजा आप उनकी मुखालफिन की कोशिशों से लगा सकते हैं। देखिए टोटल कोशिश ये थी कि इमरान खान की हुकूमत वहां पे बचानी है, तो वो क्यों थी? उनको पता है कि अगर ये हुकूमत टूटती है तो फिर हम इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं। फिर पंजाब के अंदर तो इलेक्शन होंगे ही होंगे, वफाक में बेशक ना हो, पंजाब के अंदर तो करवाने पड़ेंगे 90 दिन के अंदर। तो मेरे ख्याल में वो जो इलेक्शंस का खौफ है वफाक के अंदर इस वक्त, वो एक ऐसी चीज थी कि जिसके देखते हुए वो ये भी उनको वो ये बिल्कुल कबूल था कि इमरान खान की ब्यूरोक्रेसी भी रहे, सब कुछ रहे, उसकी हुकूमत रहे, लेकिन हम इलेक्शंस की तरफ ना जाए। तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा इंतजामी अमूर में, लेकिन उनका जो गोल है वो आपको भी पता है कि वो यही कहते हैं कि हमने इलेक्शंस लेने। अब वो किस हद तक इसमें कामयाब होते हैं वफाक के अंदर, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। इफ्तिखार साहब, अब जो अगला स्टेप आ रहा है अगले 10 से 15 दिन के अंदर, वो मरियम नवाज की वापसी के बारे में कहा जा रहा है। तो मुस्लिम लीग नून के साथ जो कुछ भी हुआ है इन पिछले 8-9 महीनों के अंदर, मरियम नवाज शरीफ की वापसी और उसके बाद उनका ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर पार्टी के अंदर एक्टिव हो जाना, उससे आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून अपनी पोजीशन को कुछ बेहतर कर सकेगी, या आपके ख्याल में जो डैमेज हो चुका है वो अब ठीक नहीं हो सकता? जो डैमेज हुआ है उसमें इस हद तक तो बेहतरी आएगी कि जो हमने देखा कि इनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इन्होंने कभी भी पॉलिटिकल मीटिंग्स आपस में नहीं की। जो पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं, जो सूबे के सियासी मामलात हैं, इसके लिए इंडिपेंडेंटली कभी ये 2-3 रोज़ के लिए नहीं बैठे, उसका हल तलाश नहीं किया। हर वक्त ये लंदन की तरफ देखते रहते हैं कि लंदन से क्या इनको इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, उसी वजह से इस सूरत हाल का ये सामना कर रहे हैं। और मैं तो इसमें यकीन करता हूँ कि क्योंकि अपोजिशन की जो पार्टी होती है वो गवर्नमेंट होती है, जिसको गवर्नमेंट इन वेटिंग कहते हैं, उसका काम होता है कि लोगों के इश्यूज़ पे, अपने इलाके के इश्यूज़ पे, अपनी तहसील के इश्यूज़ पे जहाँ वो ज़्यादती होती देख रही है उसको हाईलाइट करें। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। इनके MPs बिल्कुल इस मामले में खामोश है और इनके MNs भी खामोश है। अब जहाँ तक उनका मरीम का ताल्लुक है, डेफिनेटली वो लीडर के शक्ल में आके कोशिश तो करेंगी, लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम है। 3 महीने के अंदर पंजाब में इलेक्शन हो जाना है और ये अमल परसों से शुरू हो जाएगा। इसमें 6 दिन लग जाएंगे। पहले इनके नाम जो है तय नहीं होंगे, फिर स्पीकर की कमेटी के पास जाएंगे, वहाँ पे तय नहीं होंगे, फिर वो आदमी फैसला करेगा जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर सके हैं और कर चुके हैं जो अपना आइनी तौर पे इनको नहीं करनी चाहिए थी। वो आदमी फैसला कर देगा और फिर दे विल गो इनटू द इलेक्शन। अब इस शॉर्ट पॉसिबल टाइम में, और इसमें रमज़ान के दिन भी आने, ये देख लीजिए कि वो क्या परफॉर्म कर पाएंगी, ये हमें देखना है। और इस वक्त जो वोट था इनके पास 186 इनके पास वोट थे और बाकी वोट उनके पास थे। अब देखना है कि क्या वो 186 मेंटेन करने में कामयाब होते हैं या इनके वोट जो हैं 186 चले जाते हैं। सिर्फ ये देखना है हमें पंजाब में। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब आपका और अतर काज़मी। नाज़रीन, पंजाब की सियासी सूरत हाल के ऊपर हमने गुफ्तगू की। एक बड़ा अहम इशू आज अखबार के अंदर शाया होने वाली है खबर, जिसके मुताबिक इमरान खान साहब की तकरीबन 45 मिनट की खुफिया गुफ्तगू जो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ उन्होंने की थी, वो आज उसका कुछ हिस्सा अखबार के अंदर शाया हुआ है। मामला है क्या सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है? बड़ी अहम खबर है। एक ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, एक और अहम तरीन इशू जिस पर मैं बात करना ज़रूरी समझता हूँ, आज रोज़नामा जंग में मज़हर बरलास साहब का कॉलम छपा, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि मेरे कप्तान ने उन्हें यानी मज़हर बरलास साहब को दौरे सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से 1-to-1 मुलाकात की तफसीलात बता दी। कॉलम के मुताबिक मेरे कप्तान ने बताया कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान पर हमले का फैसला कर लिया था और वो इस लड़ाई में पाकिस्तान की मदद चाहते थे, लेकिन मेरे कप्तान ने सऊदी वली अहद को कायल कर लिया कि वो ईरान पर हमला ना करें बल्कि मुज़ाकरात करें। यहाँ आम तरीन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म उमूर ख़ारजा के हवाले से ऐसी नाजुक तरीन बातें किसी को बता सकता है? क्या मेरे कप्तान ने मौसूफ कॉलम निगार को ये बात बताकर उसे ऑफ द रिकॉर्ड रखने को कहा था या नहीं? इस कॉलम के बाद अगर पाकिस्तान के सऊदी अरब और ईरान से ताल्लुकात में कोई खराबी हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इन सवालात के जवाब आप जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमें साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी साहब टेलीफोन लाइन के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं। एजाज साहब, ये बड़ी सीरियस बात है जो इमरान खान साहब को कोट करते हुए इस कॉलम में लिखी गई है
कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ वो एक दिन गाड़ी के अंदर मौजूद थे, जब वो रियाद के अंदर थे। 45 मिनट में तकरीबन गाड़ी में इकट्ठे बैठे रहे और इस दौरान उन्होंने इमरान खान साहब को ये कहा कि जी मैं सऊदी अरब जो है वो ईरान के ऊपर हमला करना चाहता है और वो पाकिस्तान की मदद दरकार है, लेकिन इमरान खान साहब ने मना कर दिया। सबसे पहले तो ये बताइए, ये बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, क्या इस किस्म की इंफॉर्मेशन डिस्कस करना किसी के साथ ये हो सकता है? क्या ये अलाउड होता है? सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी तो नहीं है ये? देखिए, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आपस में इनफॉर्मल गुफ्तगू करते हैं और उसके दौरान जो बात हुई होती है वो आके अपने जो पॉलिसी के जो उनके सपोर्टर्स होते हैं या ऑफिशियल्स होते हैं वो उनको रिकॉर्ड करवा देते हैं। ठीक है। तो लेकिन कभी भी कोई इतनी हसास बात अमूमन नहीं की जाती। ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि बईद अज कयास है कि सऊदी अरब जो है वो ईरान पे हमले का पाकिस्तान से डिस्कस करे। मेरा ये ख्याल है, ये तो इमरान खान साहब भी बता सकते हैं कि उन्होंने क्या सुना और क्या नहीं सुना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की बात कर देना, किसी से मंसूब कर देना, और एक ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो एक खास मुस्बत नहज पे पहुंच रहे हैं, वहाँ उनकी तरफ से उनको अंदाज़ा हुआ है कि पाकिस्तान के माशी हालात ख़राब हैं, उसमें वो हमारा कुछ मामलात को बेहतर करना चाहते हैं। ऐसे में इस तरह की बातचीत करके तो आप सऊदी अरब के बारे में और कुछ और अपनी क़यादत के बारे में भी मैं समझता हूँ कि इस तरह की गैर मुनासिब और गैर जिम्मेदारान बात नहीं करनी चाहिए। ये हसास मामलात हैं। मेरा जो तजर्बा है अपना सफारती, उसमें तो यही है कि जब इस तरह के आपस में मिलते हैं तो इतनी हसास बात इस तरीके से कैजुअली नहीं की जाती है। और अगर आपको याद हो तो यमन का जब वाक़या हुआ था जी, 2015 की बात है, उस वक्त सऊदी अरब का ये ख्याल था कि ईरान हमारे गिर्द घेरा तंग कर रहा है, लेबनान और सीरिया और अब इधर इराक और फिर अब यमन में आ गया है, तो उन्होंने कहा कि हम मिलिट्री स्ट्राइक्स करेंगे। और आपको पता है कि पाकिस्तान में बहस छिड़ी, बातचीत चली और पार्लियामेंट ने कहा कि जी न्यूट्रल रहें, तो हम न्यूट्रल रहे, तो कुछ खफकी हुई, लेकिन मामला जो है सेटल हो गए। उसके बाद उन्होंने एक कोएलिशन बनाई जिसमें एक एक्स पाकिस्तानी जनरल को भी लिया गया। तो सऊदी अरबिया को अंदाजा है इस बात का कि हमारे उनके साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, लेकिन ईरान भी हमारा हमसाया मुल्क है। इसलिए इस किस्म की बात मुझे तो यकीन भी फ्रैंकली नहीं आता कि की जाए, और अगर की गई है तो फिर उसकी कोई मोटिवेशन थी, ये भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। नाज़रीन, साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।